नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। पहली खबर में आज बात करेंगे पीएम मोदी के इजराइल दौरे की। इजराइल की धरती पर पीएम मोदी ने कदम रख दिया है। बहुत बेहतरीन स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यह ऐतिहासिक दौरा माना जा रहा है। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री तेल अवीव पहुंचे तो रेड कार्पेट वेलकम किया गया और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़कर अपनी पत्नी के साथ प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए पहुंचे। लेकिन प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। इजराइल के दौरे से विपक्ष खुश नहीं है। इजराइल के दौरे को लेकर क्यों सरकार को निशाना बना रहा है विपक्ष, बताएंगे आपको। साथ ही ये भी बताएंगे कि इजरायली दौरे से क्या हासिल होने वाला है भारत को, किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, तकनीक से लेकर रक्षा समझौते में क्या क्या होगा। ये मोदी के इजराइल के दौरे के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। दूसरी खबर में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की और शहबाज शरीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और पाकिस्तान तो अंदर तक हिल गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगर वक्त रहते हालात नहीं बदलते, अमेरिका दखल नहीं देता, तो पाकिस्तान की कहानी कुछ और ही होती। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर में शहबाज शरीफ की मौत तय थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो दखल नहीं देते तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मारे जाते। तो क्या ट्रंप के पास ऐसे सबूत हैं जिन्होंने अब तक दुनिया से छिपा कर रखा? आखिर पूरी खबर क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के दावे के पीछे की हकीकत क्या है, बताएंगे आपको डिटेल से। तीसरी खबर में होगी बात मजार पर महाभारत की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अजमेर में चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं पर बरस पड़े हैं। उनके बयान ने पूरे देश में सियासी आग लगा दी है। बाबा ने साफ कह दिया, अजमेर शरीफ पर हिंदुओं के चादर चढ़ाने से मुझे दिक्कत है। आखिर क्यों हिंदुओं के मजार पर माथा टेकने से धीरेन्द्र शास्त्री इतने खफा हैं? क्या एक बयान है या हिंदू राष्ट्र की ओर दिया गया एक और समर्थन या एक और कदम? क्या बाबा के पास ऐसा कोई सच है जो अजमेर की इस परंपरा के खिलाफ जा रहा है? उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे कि चारों तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं? वो कौन सी चुनौती है जो उन्होंने सरेआम दे डाली है? और साथ ही साथ आपको बताएंगे मजार की प्रथा शुरू कहां से हुई, क्या इस्लाम में भी इस बात का जिक्र है? पूरी डिटेल देखिए मेरे साथ। चौथी खबर में बात करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर पर सुप्रीम गदर की। क्या स्कूली किताबों के जरिए न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? एनसीईआरटी की किताब में लिखे एक चैप्टर में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, किताब में लिखे इन शब्दों पर चीफ जस्टिस का कड़ा रुख सामने आया। उन्होंने कहा कि हम संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं दे सकते। आखिर एनसीईआरटी ने ऐसा क्या छाप दिया है जो मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया? और क्या किताबों की भाषा बदली जाएगी या फिर एनसीईआरटी को सार्वजनिक माफी मांगनी होगी? पूरी खबर देखिएगा मेरे साथ। इसके बाद पांचवी खबर में बात करेंगे बिहार में खूनी इश्क की। बिहार के बक्सर में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब वरमाला की रस्म के बीच एक व्यक्ति ने दुल्हन की गोली मारकर हत्या कर दी। सजी धजी दुल्हन पर आखिर किसने और क्यों गोली चलाई? चश्मदीदों का क्या दावा है? पुलिस इस मामले में जांच कर क्या निकाल पाई है? और क्या आरोपी पहले से ही मंडप के आसपास छिपा हुआ था? देखिए इस पूरी खबर की इनसाइड स्टोरी मेरे साथ। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। इजरायली दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बता दें आपको, ये केवल दो देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों का मिलन नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक उत्सव भी है। तस्वीरें जल्दी से आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर। जैसे ही प्रधानमंत्री इजराइल की धरती पर पहुंचे, वहां पर जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया गया। इंडियन डायस्पोरा उनके स्वागत में नजर आया। हवाई अड्डे से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यालय तक उनका भव्य स्वागत किया गया। हर जगह प्रवासी भारतीय और स्थानीय प्रशंसकों का जोश सातवें आसमान पर था। हर तरफ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता साफ तौर पर झलक रही थी। और हाल ऐसा था कि इजरायली पीएम नेतन्याहू खुद पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। के तेल अवीव पहुंचने की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे थे और वहां के मुद्दों पर, समसामयिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। आपको सीधे इस वक्त लिए चलते हैं पार्लियामेंट, जहां पर इजरायली पीएम नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं और अपनी संसद को संबोधित कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे। लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीसीआर से रिक्वेस्ट है, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप सुनिए बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। When we were still under Ottoman occupation, those who helped us liberate this country,
British Army, in which there were Jewish fighters, including Jabotinsky, with the 1st Jewish Battalion, but also brave Iranian soldiers and commanders who fought like lions in the battle against Haifa for the liberation of Haifa. The forces were pushed back, and who stormed forward, gave their lives? Indian commanders. We never forget that too. They gave their lives for us. Tagore spoke so positively about our national movement, and his writings were translated into Hebrew. היו מי שישבו את דמותו, עטורת הזקן הלבן, לנביאי ישראל. מילים שיצאו בהודו דיברו אלינו, וכך גם מספרים שיצאו מהודו. דודי המנוח, פרופסור אלישע נתניהו, זיכרונו לברכה, היה ממקימי הפקולטה למתמטיקה בטכניון. That's our equivalent of MIT. הדוד אלישע תמיד דיבר איתי בהערצה על המתמטיקאים ההודים, ובייחוד הוא הזכיר את רמנוג'ן. הזכיר אותו הרבה פעמים, כי התגליות הגאוניות של רמנוג'ן בתחילת המאה ה-20 שינו את פני המתמטיקה. רמנוג'ן בא מהעם. הוא בא מהעם. הוא לא בא מאוניברסיטה. גם אתה באת מהעם. אתה צמחת מהעם. אתה עלית מעלה כי ידעת מהם השורשים שלך. ובכן, כל זה קרה בתחילת המאה הקודמת. ולקראת סוף המאה הקודמת, הודו וישראל כוננו יחסים מלאים, ואחת התוצאות של מפנה דיפלומטי זה היא תנועת המטיילים הישראלים אל המזרח. עשרות אלפי ישראלים, צעירים ומבוגרים, מבקרים מדי שנה בהודו. הם מתפעלים מהכל. इजरायली पीएम नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा दोस्त बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत और इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे रहे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इजरायलियों के लिए इजराइल के बाद अगर कोई दूसरा घर है तो वो हिंदुस्तान है। यहूदियों को रहने के लिए हिंदुस्तान ने अपना घर दिया और साफ तौर पर यहां पर प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए उन्हें किंग डेविड तक कह डाला बेंजामिन नेतन्याहू ने। यह बेंजामिन नेतन्याहू का सीधा संबोधन आप सुन रहे थे। लाइव विजुअल्स प्लीज पीसीआर रखिएगा एक तरफ, जो पार्लियामेंट से वहां की आ रही, क्योंकि अभी से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे। जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू का संबोधन पूरा होगा, जो इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे को लेकर क्या कह रहे हैं, इजराइल के संबंध को लेकर क्या कह रहे हैं, इस बारे में हम आपको लाइव ले चलेंगे इजरायली संसद सीधे और आपको सुनवाएंगे। लेकिन एक बार फिर से यह तस्वीर आप देखिए जो इजरायली संसद से इस वक्त लाइव आ रही है और बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री 2 दिन के इजराइल दौरे पर हैं। ये उनकी बीते 9 साल की दूसरी इजराइल यात्रा है। इससे पहले वो जुलाई 2017 में गए थे। तेल अवीव पहुंचने के बाद पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी की इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ प्राइवेट बातचीत भी होगी। पीएम मोदी इजरायली संसद में सांसदों को संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय भी हैं। 70 साल तक किसी भारतीय पीएम ने इजराइल की यात्रा नहीं की है। 2017 में आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया और दोनों देशों के रिश्तों में एक नई शुरुआत की। दरअसल यह माना जाता था कि खाड़ी देश नाराज ना हो जाए, मुस्लिम कंट्री नाराज ना हो जाए, ओआईसी नाराज ना हो जाए और सबसे ऊपर इस देश की सियासत में ध्रुवीकरण की राजनीति में सबसे ज्यादा इस बात की चिंता होती थी कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो जाए, क्योंकि इजराइल का वजूद आज की तारीख में किसी भी मुस्लिम कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और यह बात आज से नहीं है, यह बात 1949 से चली आ रही है, जब से इजराइल वजूद में आया। इसलिए इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री चाहकर भी यह ताकत नहीं दिखा पाता था, यह हौसला नहीं दिखा पाता था कि वो
इजराइल के दौरे पर जाएं। उन्हें लगता था कि अगर वो इजराइल के दौरे पर गए तो उनका वोट बैंक छिटक सकता है, पोलराइजेशन का गेम खराब हो सकता है। लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिथ को तोड़ दिया और वो सबसे पहले पीएम बने इजराइल का दौरा करने वाले। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं इजराइल के इस दौरे के बारे में। इजराइल दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां तकनीक से लेकर डिफेंस यानी कि सामरिक रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी बातें होने वाली हैं। 9 वर्ष में पीएम मोदी की दूसरी यात्रा, इससे पहले 2017 में गए थे, जैसे कि हमने आपको बताया। नेतन्याहू से मुलाकात की है पीएम मोदी ने, इजरायली संसद में भी मौजूद हैं अभी, और इजरायली संसद में बोलने वाले पहले पीएम बने और 70 साल में कोई भी भारतीय पीएम इजराइल के दौरे पर नहीं गया, प्रधानमंत्री के अलावा, मोदी के अलावा। पीएम मोदी के इजराइल दौरे से मिडिल ईस्ट में भी क्या रिएक्शंस हैं वो भी जरा जल्दी से देख लेते हैं। ये दौरा, ये भी ध्यान रखिए कि ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ईरान इजराइल के बीच स्थिति अच्छी नहीं है और ईरान अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति है। पीएम मोदी के इजराइल दौरे से मिडिल ईस्ट में हलचल काफी तेज है। मोदी का दौरा उस वक्त हो रहा है जब ईरान को अमेरिका ने चारों तरफ से घेर रखा है, जबकि पिछले साल दिसंबर से ही भारत और ईरान के संबंध में भी कुछ खटपट देखने को मिल रहा है। हालांकि ईरान का हर वक्त भारत ने समर्थन किया है और यह काबिले तारीफ है। भारत की कूटनीति की, विदेश नीति की मैं तारीफ करता हूं कि भारत ईरान की दोस्ती को भी उसी तरह से लेकर चलता है। हम चाबहार का वहां पर पोर्ट भी बनाते हैं, ईरान के साथ व्यापार भी करते हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी हमारी दोस्ती पैरेलल वैसे ही चलती है। ये ठीक वैसे ही कि हम चाइना के साथ भी ट्रेड करते हैं, जहां हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, लेकिन उसी सेम टाइम में, सेम डायमेंशन में हम अमेरिका के साथ भी एक बड़ा व्यापार करते हैं और चाइना और अमेरिका दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। खैर, बता दें आपको कि ईरान ने एक वाणिज्यिक जहाज को पकड़ा जिस पर करीब 17 भारतीय क्रू मेंबर्स थे। अभी हाल के समय में जनवरी के आखिर तक 8 नाविकों को रिहा कर दिया गया था। इसके बाद भारत ने भी अरब सागर में कई ईरानी तेल टैंकर्स के ऊपर पकड़ बनाई है। इसके अलावा ईरान ने पाकिस्तान और सऊदी के गठबंधन में भी जाने की कोशिश की है, जो भारत के लिए एक रेड लाइन है। वहीं भारत में ईरान के राजदूत ने कहा कि तेहरान ने अभी तक ईरान की रणनीतिक चाबहार पोर्ट के भविष्य के लिए अपने प्लान नहीं बताए, जहां भारत एक अहम कमर्शियल पार्टनर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोदी के दौरे से तेहरान के साथ नई दिल्ली के रिश्तों पर असर हो सकता है, खासकर तब जब भारत ने ईरानी तेल इंपोर्ट रोका हुआ है। और ईरानी तेल इंपोर्ट ईरान या भारत की वजह से नहीं रुका हुआ है, ईरानी तेल इंपोर्ट अमेरिका की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, स्पेशली 2017 के बाद से। और बाइडेन की सरकार जब 2017 में आई तब भारत को यह कहा गया था कि आप रशिया से तेल लीजिए, आप ईरान को के तेल के पीछे मत जाइए कि ईरान के तेल के पीछे हम सैंक्शंस लगा रहे हैं। हालांकि मंडे को भारत ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए तत्काल ईरान से अपने नागरिकों को निकलने को भी कहा है, क्योंकि ईरान में हालात ठीक नहीं है। इसलिए माना यह जा रहा है कि अगर ईरान दायां बायां करता है तो फिर भारत भी एक मैसेज दे रहा है कि हमारे पास भी इजराइल जैसा दोस्त है, इसलिए रिश्तों में बैलेंस बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या स्थिति है। मिडिल ईस्ट में हलचल बहुत तेज है। मोदी के दौरे से माहौल काफी गरमाया हुआ है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी कर रखी है। ईरान से तनाव के बीच पीएम मोदी का यह दौरा बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। भारत और ईरान के रिश्तों में नरमाहट आने की उम्मीद है, भारत और इजराइल के रिश्तों में मजबूती आने की उम्मीद है। अब चलिए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के इस दौरे से भारत को क्या मिलने वाला है। पीएम मोदी के दौरे के समय भारत और इजराइल के बीच सिक्योरिटी एमओयू साइन किया जाएगा। भारत और इजराइल के बीच डिफेंस इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी शेयर करने पर रजामंदी बन सकती है। भारत में हथियारों के प्रोडक्शन को लेकर समझौता किया जा सकता है, क्योंकि आज की तारीख में इंडिया एक बात पर क्लियर है, अगर हम किसी भी देश के साथ रक्षा खरीद को अंतिम रूप दे रहे हैं या कोई डील कर रहे हैं, डिफेंस डील कर रहे हैं, तो वो डिफेंस डील का रेशियो 70-30 है। 30% हम रेडी टू यूज मोड में ले रहे हैं, 70% आपको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना होगा। और यही चीज अभी हमने फ्रांस के साथ साइन की है, जिसमें राफेल 70% जो राफेल है वो भारत में ही बनाए जाएंगे, भारत में ही असेंबल होंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए। अब पीएम का दौरा इजराइल के लिए
आज की तारीख में क्या इंपॉर्टेंस लेकर आ रहा है। आयरन डोम को लेकर बातचीत हो सकती है, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन बीम को लेकर बातचीत हो सकती है। जॉइंट प्रोडक्शन करने पर सहमति संभव है कि आयरन बीम और आयरन डोम का जॉइंट प्रोडक्शन इंडिया में ही कराया जाए। इसके अलावा ड्रोन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की डील भी हो सकती है। भारत इजराइल के बीच ड्रोन की खरीद पर सहमति बन सकती है। दोनों देशों के बीच 8.6 अरब डॉलर का रक्षा समझौता संभव है, जिसमें गाइडेड बम भी है, मिसाइल सिस्टम भी शामिल हैं। इसके अलावा हेरॉन ड्रोन, जो भारत ऑलरेडी इस्तेमाल करता है, वो MK2 मेल ड्रोन और भारत खरीद सकता है। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक 2026 में दोनों देशों के 8.6 अरब डॉलर की रक्षा डील संभव है। इसमें प्रिसीजन गाइडेड बम और मिसाइल सिस्टम के साथ साथ एडवांस ड्रोन भी शामिल हो सकते हैं। चलिए आपको सीधे लिए चल रहे हैं इजरायली पार्लियामेंट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली सांसदों को संबोधित कर रहे हैं। Leader of opposition, honorable members of the Knesset, my dear sisters and brothers, Shalom. Namaste. Honorable members, it is a privilege and an honor for me to stand before this distinguished House. I do so as the Prime Minister of India and also as a representative of one ancient civilization addressing another. I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship, respect, and partnership. I thank you, Mr. Speaker, for your kind invitation and for your wonderful gesture of lighting up the Knesset in Indian colors. Your visit to India 3 years ago was the first by a Speaker of the Knesset, and thanks to you, I am the first Prime Minister of India to address this august gathering. Nine years ago, I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. And I'm very happy to be here again, returning to a land to which I have always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction,
in this moment and beyond. No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. Some years ago, when you concluded the Abraham Accords, we applauded your courage and vision. It was a moment of new hope for a long troubled region. Since then, the situation has changed significantly. The path is even more challenging. Yet, it is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace, and stability in this region. Honorable members, in India, there is a great admiration for Israel's resolve, courage, and achievements. Long before we related to each other as modern states, we were linked by ties that go back more than 2,000 years.
The book of Esther refers to India as Hodu. The Talmud records trade with India in ancient times. Jewish merchants traveled across sea routes that connected the Mediterranean with the Indian Ocean. They came seeking opportunity and dignity. And in India, they became one of us. Jewish communities have lived in India without fear of persecution. जूश कम्युनिटी भारत में बगैर किसी डर, बगैर किसी दहशत के एक हार्मनी के साथ रहते हैं। ये प्रधानमंत्री के शब्द, और प्रधानमंत्री ने इजरायली संसद से आतंकवाद को लेकर बहुत करारा प्रहार किया। सबसे पहले तो उन्होंने निंदा की जो इजरायल पर आतंकी हमला हुआ था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय पीएम हैं जो संसद को, इजरायली संसद को संबोधित कर रहे हैं, सांसदों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में इस बात को लेकर भी सियासत लगातार जारी है। पीएम मोदी के इजरायली दौरे को लेकर विपक्ष बेचैन है। वैसे जब भी पीएम मोदी कहीं जाते हैं तो विपक्ष सवाल जरूर उठाता है। इसी क्रम में प्रियंका गांधी ने निशाना साधा, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि मुझे उम्मीद है कि पीएम मोदी अपनी इजरायल यात्रा पर संसद को संबोधित करते हुए गाजा में हजारों बेगुनाह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का जिक्र करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। भारत एक आजाद देश के तौर पर अपने पूरे इतिहास में सही के लिए खड़ा रहा है। हमें दुनिया को सच्चाई, शांति और न्याय की रोशनी दिखाते रहना चाहिए। ये वही प्रियंका गांधी हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का झोला लेकर, थैला लेकर पार्लियामेंट में वो पहुंची थी और उस पर बहुत जबरदस्त कंट्रोवर्सी हो गई थी। हालांकि बाद में वो अलग अलग हैंडबैग्स के साथ नजर आई, अलग अलग देशों के हैंडबैग्स के साथ नजर आई। वहीं पीएम मोदी के इजरायल जाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी समेत केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान इंडिया डेली की हमारे सहयोगी नैना यादव ने पवन खेड़ा से सवाल पूछा, तो पवन खेड़ा ने क्या जवाब दिया वो भी आपको सुनवाते हैं। सर, नैना फ्रॉम इंडिया डेली। मेरे एक्चुअली दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है इजराइल को लेकर। पहले भी खासतौर से इंडिया और इजराइल का कनेक्शन रहा है। 2009 में तो सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता एक तरह से इजराइल था। हाँ, ये बात अलग है कि परमानेंट पार्टनरशिप के तौर पर कभी उजागर नहीं किया गया। तो आज जो तस्वीर है वो इतनी ज्यादा अलग क्यों है? बहुत अलग इसलिए है कि आपने एक फंडामेंटल डिफरेंस इजराइल के साथ हमारे रिश्तों में कर दिया। हम रिश्तों के खिलाफ तो कभी थे भी नहीं, लेकिन हमारी एक अप्रोच थी टू नेशंस की, दो देशों की, जिसमें फिलिस्तीन के अधिकारों की पूरी रक्षा हो। वो सब हमारी स्टैंड एक रहा हुआ है। अब आप देखिए हमारा स्टैंड क्या है। अब महमूद अब्बास अगर हिंदुस्तान आ जाते हैं तो एप्स्टीन को बुरा लग जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। हमारी विदेश नीति एप्स्टीन नहीं तय करता था। हमारी विदेश नीति एक कुछ मूल्यों पर थी, कुछ आदर्शों पर थी, मानवता के मूल्यों पर थी, और उसका सम्मान पूरे विश्व में होता था। प्रियंका जी ने यह मुद्दा बहुत बार पहले भी उठाया है। तो पवन खेड़ा के अलावा कई और लोग भी हैं जो प्रधानमंत्री के इस दौरे को पसंद नहीं कर रहे। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने भी सवाल उठाया और कहा कि पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इजरायल की यात्रा न करने की सलाह दी थी। एक पत्र लिख करके प्रधानमंत्री मोदी जी से गुजारिश की है कि नेतन्याहू अपराधी व्यक्ति हैं। खुद इजराइल की सुप्रीम कोर्ट में अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। मोदी जी की छवि उज्जवल है, साफ सुथरी है, और अगर अपराधी व्यक्ति से मिलेंगे तो उनकी छवि धूमिल होगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने लोगों की खून का बदला लेने का फैसला किया और हमास पर अटैक किया। ये एक कायराना आतंकी हरकत के खिलाफ एक जंगी लड़ाई थी। बेशक इसमें नुकसान हुआ,
महिलाएं भी मारे गए, मासूम बच्चे भी मारे गए, निर्दोष भी मारे गए। लेकिन कभी आपने सुना कि हमास के हमले को या हमास के इस कृत्य को किसी ऐसे व्यक्ति ने, रजवी बरेलवी जैसे लोगों ने या फिर किसी ऐसे मौलाना ने खंडन किया हो या उस पर सवाल उठाया और कहा हो कि हमास ने गलत किया है, आतंकी वारदात को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए था, ये कायरतापूर्ण हरकत थी? नहीं। फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? कोई क्या इसे समझा सकता है? भारत फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमेशा से समर्थन में रहा है, जबकि इजराइल फिलिस्तीन को मिटाने की बात करता है। भारत दोनों को सपोर्ट करता है। भारत फिलिस्तीन के हक की भी बात करता है, टू स्टेट थ्योरी को अप्रूव करता है। कोई देश कुछ भी कहे, कोई नेता कुछ भी कहे, लेकिन भारत अपनी कूटनीति पर काम करता है। अब इसे अब सियासत का चरित्र कह लीजिए कि ये सवाल उठाना है तो फिर सवाल उठाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इजराइल के साथ पहले डिफेंस पैक्ट नहीं थे या इजराइल से हम पहले हथियार नहीं लेते थे। आज पीएम इजराइल के दौरे पर हैं, इसलिए इसे सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब राज उस पर्दे से आज उठाने की कोशिश, राज निकालने की कोशिश जो अब तक पर्दे के पीछे है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बेबाकी से कह दिया। याद है आपको 7 मई 2025 की तारीख, जब भारत के जाबाजों ने सरहद पार वो कोहराम मचाया जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया और इस ऑपरेशन से अमेरिका तक कांप उठा था। पहलगाम के आतंकी हमले का महाप्रतिशोध और उस ऑपरेशन को लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा धमाका कर दिया जिससे पाकिस्तान की बची खुची इज्जत मिट्टी में मिल गई। ट्रंप जो कल तक कहते थे उन्होंने युद्ध रुकवाया, आज सीना ठोक कर कह रहे हैं कि अगर मैंने दखल ना दिया होता तो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ आज जिंदा नहीं होते। और ये उन्होंने अपने बयान में कहा। पहले वो बयान सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इस खबर पर। Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not. अब आपको ट्रंप का वो भाषण सुनाते हैं जो उन्होंने स्टेट ऑफ द यूनियन में दिया, जिससे मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद भी उड़ी हुई है। तो ट्रंप की जो बड़ी बातें हैं वो भी आपको बताते हैं। स्टेट ऑफ द यूनियन के भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका दखल नहीं देता तो भारत पाकिस्तान में परमाणु जंग तय थी। उन्होंने कहा कि मेरा हस्तक्षेप नहीं होता तो पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की मौत हो जाती। 35 मिलियन लोग स्ट्राइक पर थे क्योंकि परमाणु युद्ध से इन सभी की जान जा सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप के खुलासे ने साबित कर दिया है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर कितना घातक था। ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने उनसे गड़गड़ाते कहा था कि ट्रंप साहब भारत को रोक लीजिए। अब सच सामने आने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। ट्रंप मान रहे हैं कि अगर उस दिन भारत को रोका नहीं गया होता तो आज पाकिस्तान का नक्शा और उसका वजूद दोनों अलग होते। हालांकि भारत की दलील इसमें हमेशा से ये रही है कि भारत ने पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर सीज फायर किया था, न कि अमेरिका के दखल पर। हालांकि ट्रंप के इस खुलासे पर फॉरेन एक्सपर्ट और डिफेंस एक्सपर्ट ने क्या रिएक्शन दिया, आपको सुनवाते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान फंस गया था। पाकिस्तान ने अमेरिका से बोला ये युद्ध रुकवा दीजिए प्लीज, क्योंकि अगर ये युद्ध रुका नहीं तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाएंगे। तो उसने ट्रंप की ईगो को मसाज किया और बोला कि आपने ये जो जंग रुकवा दी, आपने 35 मिलियन लोगों की जिंदगी बचा दी। तो ट्रंप की पर्सनालिटी, उसकी ईगो के लिए तो बहुत बड़ी चीज है, इसलिए वो इस बात को बार बार दोहराता है। पर भारत की पोजीशन जो हुआ था उस पर बिल्कुल वही है जो हमेशा थी। हम किसी थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन को एंटरटेन ही नहीं करते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध को रुकवाया। यह उनका बड़बोलापन या काफी हद तक उनकी नासमझी को दर्शाता है। उन्होंने तो ऐसा भी कह दिया कि अगर ऑपरेशन सिंदूर चलता रहता तो उस युद्ध में पाकिस्तान के
प्राइम मिनिस्टर को भी खतरा था। उन्हें पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर भारत ने अपनी मर्जी से कौमा में डाला है, आज भी चल रहा है। ट्रंप का नया रुख कहता है कि भारत फुल स्केल वॉर के मूड में था। भारत ने सीमा पर अपनी ऐसी ताकत झोंकी थी जिससे पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया था। ट्रंप अब दबी जुबान में यह भी कह रहे हैं कि भारत ने युद्ध नहीं रोका होता तो आज शहबाज शरीफ जिंदा नहीं होते। अगर वो पॉज बटन नहीं दबा होता तो शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप हमले की जद में होती। ऑपरेशन सिंदूर क्या था, जल्दी से इसका भी रिकैप देख लेते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, क्योंकि पहलगाम हमले में निर्दोष लोगों को आतंकियों ने मौत के घाट उतारा था और बहुत ही बर्बर तरीके से मौत के घाट उतारा था। भारत ने बदला लेते हुए 7 मई की आधी रात को 2025 की आधी रात को पाकिस्तान पर एक्शन शुरू कर दिया। भारतीय सेना, वायुसेना ने, नौसेना ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा के कैंप को तबाह कर दिया गया और एक फुल स्केल अटैक किया गया पाकिस्तान के ऊपर, जिसे पाकिस्तान सन्न रह गया, पाकिस्तान को लकवा मार गया। स्कैल्प क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा स्काई स्ट्राइकर जैसे सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। परिणाम यह हुआ कि ऑपरेशन में लगभग 100 आतंकी मारे गए, कई आतंकी कैंप तबाह कर दिए गए। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की कोशिश की। 8 तारीख जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की, उसके बाद भारत ने ऐसा जवाब दिया कि भारत ने पाकिस्तान के जितने भी एयर बेसेस थे सबकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। यह सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, ये फुल स्केल वॉर की आर्ट थी। जब हमारे फाइटर जेट्स ने पीओके और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को मलबे में ढेर कर दिया, पाकिस्तान की एयर बेसेस की चटनी बना दी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान के 8 से 11 मॉडर्न फाइटर जेट्स मार गिराए गए थे। पाकिस्तान ने पलटवार की कोशिश की, ड्रोन हमले किए, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उन्हें नाकाम कर दिया। पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि भारत इस लेवल पर पलटवार करेगा। शहबाज शरीफ सरकार के हाथ पांव भी फूल गए थे और पूरी टॉप लीडरशिप खतरे में थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना ने पाकिस्तान और पीओके के कैंपों में कैसी तबाही मचाई, वो तस्वीर आपके सामने है। एयरबेस से लेकर बहावलपुर में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर से लेकर अलग अलग इलाकों में अटैक, जिसका जिक्र वहां के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने अपने मुरीदके के एक स्पीच में भी किया था। भारत ने हमेशा कहा कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें छेड़ा गया तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर किसी नई रणनीति का हिस्सा था कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। ट्रंप का यह कहना कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ उस दिन मारे जाते, ये दर्शाता है कि भारत की मारक क्षमता सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं आगे निकल चुकी थी। शहबाज शरीफ की जान बचाने का दावा करके ट्रंप शायद अपनी शांति दूत की छवि चमकाना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने भारत की सैन्य शक्ति पर मुहर लगा दिया है, जिससे पाकिस्तान कांपता है, थर्राता है। लबोलबाब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के मन में वो खौफ पैदा कर दिया जो दशकों तक मिट नहीं पाएगा। ट्रंप का यह खुलासा पाकिस्तान के चेहरे पर किसी तमाचे से कम नहीं है। अब आपको बताते हैं खुलासे के 3 बड़े मायने क्या हैं। पहला, भारत अब केवल डिफेंसिव मोड में नहीं रहा है, भारत अब दुश्मन के घर में घुसकर तबाही करने की क्षमता रखता है। दूसरा, पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी बेअसर हो चुकी है और पाकिस्तान के परमाणु बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरता नहीं है। परमाणु बम होने के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका के पैरों में गिर गया। तीसरा सबसे बड़ा पहलू ये कि दुनिया मानती है कि दक्षिण एशिया में शांति की चाबी भारत के पास, वॉशिंगटन या फिर इस्लामाबाद के पास नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी आवाम को बताता है कि वो परमाणु शक्ति संपन्न देश है, दूसरी तरफ उनके प्रधानमंत्री रात के अंधेरे में अमेरिकी राष्ट्रपति से जान की गुहार लगाते हैं। ट्रंप के इस बयान ने साबित कर दिया है कि भारत से टकराना आज पाकिस्तान के बूते की बात नहीं रह गई है। पाकिस्तान की औकात और पाकिस्तान की हैसियत भारत के सामने खत्म हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। आपको बता दें कि आज की एक और बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, देश की राजनीति और धर्म की गलियारों में एक ऐसा नाम जो आए दिन अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं। राजस्थान की वीरधरा पुष्कर से बाबा बागेश्वर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने नई बहस छेड़ दी। बाबा ने सीधे तौर पर उन हिंदुओं को निशाने पर लिया जो अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। पहले बयान सुनवाते हैं आपको, फिर देखते हैं आगे की खबर। और अजमेर में जितने हिंदू चादर चढ़ाते
अपने भगवान कम पड़ गए क्या? यहां से अजमेर दूर नहीं है, 10 किलोमीटर। देखो अजमेर है, बहुत अच्छा है, किसी के भगवान वहां है वो पूजा करें। तू अपने बाप को बाप पुष्कर में आके बोल। हाँ, अजमेर में सनातनियों का कोई काम नहीं है, वहां रहो, अजमेर में खूब आनंद लूटो, अजमेर में रहो, चाहे हम तो कहते पाकिस्तान में रहो, पर यदि तुम सनातनी हो तो बाप केवल अपने परमात्मा को कहो। अजमेर शरीफ दरगाह दशकों से हर धर्म के लोग जाते रहे। इस सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता रहा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का तर्क यह है कि हिंदुओं को अपनी गरिमा नहीं भूलनी चाहिए। क्या उनके लिए देवी देवता कम पड़ गए हैं कि उन्हें अजमेर जाना पड़ रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री घर वापसी और मजार संस्कृति के खिलाफ लगातार मुखर रहे हैं। जैसे ही बाबा बागेश्वर का यह बयान वायरल हुआ, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग जो बाबा के हिंदू राष्ट्र और सनातन गौरव की बात का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ गंगा जमुनी तहजीब के पैरोकार जो इसे नफरत फैलाने वाला बयान बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का यह हमला केवल अजमेर तक सीमित नहीं है, इससे रिएक्शन सुनते हैं क्या है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिल्कुल सत्य कहा है। हिंदुओं को चादर नहीं चढ़ाना चाहिए, चादर चढ़ाने से दिक्कत होता है। वहाँ पे मठ बनना चाहिए बहुत सुंदर, जो संस्कृति और सनातन का धरोहर का चिन्ह हो, बहुत सुंदर भव्य मठ बने, मंदिर बने, जहाँ पर सनातनी जा करके पूजा कर सकें, पाठ कर सकें, परमात्मा का नाम का स्मरण कर सकें और परमात्मा का चिंतन कर सकें। चादर हिंदुओं के लिए उचित नहीं है, चादर चढ़ाना एक गलत है। इसीलिए चादर हिंदू चढ़ाएंगे तो हम सभी सनातनियों को दिक्कत और परेशानी होगा, इसीलिए सभी सनातनियों को चादर नहीं चढ़ाना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने हिंदुओं को उकसाने भड़काने वाली बातें कही। कभी उन्होंने ब्रिटिश का इतिहास पढ़ा है? भारत को 77 साल हो गए आज़ादी हासिल हुए, क्या इसका इतिहास पढ़ा है? ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है, वो दरगाह हिंदू मुस्लिम यकजहती का प्रतीक है और वहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की गंगा जमुनी धारा बहती है, वो ऐसी दरगाह है। पूरे भारत में रूहानियत और सूफीज़्म का वो केंद्र है। अब ये मज़ार क्या है और मज़ार का कॉन्सेप्ट क्या है? मज़ार एक कब्र यानी कि एक समाधि होती है जो किसी सूफी संत के नाम पर होती है। मज़ार पर चादर चढ़ाने की परंपरा होती है। कई लोग फूल भी अर्पित करते हैं और कई लोग यहां दुआ मांगने के लिए, मन्नतें मांगने के लिए पहुंचते हैं। सभी धर्म के लोग यहां पर आ सकते हैं, लेकिन सवाल यह कि मज़ार की प्रथा कब और कहां से शुरू हुई? मज़ार की प्रथा का विकास मुख्य रूप से सूफीवाद के प्रसार के साथ हुआ। मज़ार एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है दर्शन करने की जगह। इसकी जड़ें 9वीं और 10वीं शताब्दी में मध्य पूर्व और मध्य एशिया जैसे आधुनिक ईरान और उज्बेकिस्तान में मिलती है, जहां महान संतों की कब्रों पर स्मारक बनाने की परंपरा शुरू हुई। सूफियों का मानना है कि वली यानी कि अल्लाह का मित्र मरने के बाद खत्म नहीं होता। 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान जब सूफी संत भारत आए तो सूफी संत के निधन के बाद शिष्यों ने मज़ारों का निर्माण करवाया। धीरे धीरे यह स्थान केवल कब्र न रहकर मन्नत मांगने के प्रमुख केंद्र बन गए, यानी कि फेमस मज़ार में तब्दील हो गए। अजमेर शरीफ की दीवारें दशकों से गंगा जमुनी तहजीब की गवाह रही हैं। विवाद अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन एक बात तय है कि अजमेर शरीफ पर छिड़ी ये बहस जल्द थमने वाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एनसीईआरटी के उठे के विवाद की। 8वीं क्लास के जुडिशियल करप्शन चैप्टर वाली एनसीईआरटी किताब पर बवाल हो गया है। क्या 8वीं क्लास के बच्चे को यह पढ़ना चाहिए कि देश की अदालतों में भ्रष्टाचार है? क्या शिक्षा के नाम पर जुडिशियल सिस्टम की छवि को खराब किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठाए गए हैं क्योंकि एनसीईआरटी की एक नई किताब में जुडिशियल करप्शन शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा इतराज जताया है। सबसे पहले समझते हैं किताब में ऐसा क्या लिखा था जिस पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। कक्षा 8 की सोशल साइंस की नई किताब में न्यायपालिका वाले अध्याय में एक खंड जोड़ा गया जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है। इस किताब के पेज के राइट साइड में देखिए, बोल्ड अक्षरों में स्पष्ट तौर पर लिखा है करप्शन इन द जुडिशरी शीर्षक दिया गया है, मतलब न्यायपालिका में भ्रष्टाचार।
लेफ्ट साइड में पेंडिंग केस का जिक्र, साथ ही जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड शीर्षक भी दिया गया है। आखिर एनसीईआरटी क्लास के 8वीं के बच्चों को क्या पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इससे ये सवाल उठ रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, पेंडिंग केसेस की संख्या भी इसमें यहां पर दिखाई गई है और यही विवाद का मुख्य कारण बन गया है। अब इस विवाद के चैप्टर को समझते हैं। किताब में करप्शन इन जुडिशरी शीर्षक दिया गया है। जजों के आचरण पर सवाल उठाए गए हैं। जजों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की चर्चा भी की गई। पेंडिंग केसों के आंकड़े भी दिखाए गए हैं। किताब में पेंडिंग केसों को ऐसे पेश किया गया है जिससे सिस्टम की नाकामी झलके। 23 फरवरी 2026 को एनसीईआरटी ने क्लास 8 के लिए सोशल साइंस की नई पाठ्य पुस्तक जारी की, जिसका नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड है। इस किताब के एक अध्याय हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका में कुछ ऐसे अंश जोड़े गए जो पहले कभी नहीं थे। किताब में साफ तौर पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नाम का एक अलग सेक्शन बनाया गया। हैरानी यह भी है कि किताब में पूर्व सीजीआई बीआर गवई के जुलाई 2025 के एक बयान को भी कोट किया गया, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार पर चिंता जताई थी। लेकिन अब वर्तमान न्यायपालिका को लगता है कि ये बातें बच्चों के मन में सिस्टम के प्रति अविश्वास पैदा कर सकती हैं। 25 फरवरी को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा। तब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट का ध्यान इस ओर खींचा। सिब्बल ने कहा कि यह पूरी तरह स्कैंडेलियस है कि 8वीं के बच्चों को सिखाया जा रहा है कि जज भ्रष्ट होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया इस पर बहुत सख्त हुई। कोर्ट ने क्या कहा, अब आपको वो भी बताते हैं। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा। संस्था के प्रमुख के रूप में मैंने अपना कर्तव्य निभाया और मामले का संज्ञान लिया है। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा, यह सोची समझी चाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। एनसीईआरटी की किताबें न्यायपालिका संबंधी अध्याय बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार और एनसीईआरटी एक्शन में है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने इस किताब को बाजार से तुरंत वापस लेने का फैसला किया है। दिल्ली स्थित एनसीईआरटी के काउंटर से किताबें हटा ली गई हैं। साथ ही जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। कोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान लिया। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद तय करेगा कि शिक्षा के नाम पर अब यहां पर जो बातें परोसी गई है और जिस तरह से परोसी गई है उनका क्या होना चाहिए। सरकार इस विवादित हिस्से को हटाकर किताब को दोबारा प्रकाशित करने पर विचार कर रही है। इस पर रिएक्शंस आए, आपको सुनवाते हैं। एनसीईआरटी के इस चैप्टर को लेकर पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, पूर्व हाईकोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का क्या कहना है, सुनते हैं। I am glad that the Honorable the Chief Justice has taken suo motu notice, and indeed it was expected that the court would take a notice of this kind of an aberration that has crept into our education system. तो करप्शन इज ए ओपन सीक्रेट, तो उसको आप किताब के चैप्टर से हटा भी दोगे और कॉग्निजेंस लोगे कि आपकी बदनामी हो रही है, तो आप नेकनामी हो जाएगी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है किसी प्रकार का कोई गलत किया है एनसीईआरटी ने। ठीक है, जुडिशरी में करप्शन है, बता दिया बच्चों को। पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, बाकी जगह की करप्शन भी बता दें। आप ये कह सकते हो, निर्देश दे सकते हो कि भैया जुडिशरी को सिंगल आउट मत करो, सबकी करप्शन बताओ। लेकिन क्योंकि वो चैप्टर जुडिशरी पर है, वो न्यायपालिका पर है, तो इसमें न्यायपालिका की ही बात होगी। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो बच्चों की किताबों में इस तरह की बात लिखना। बच्चों की किताबों में ऐसे भी जब हम बच्चों से बात करते हैं, अपने घर में भी बच्चों से बात करते हैं, तो हम अच्छी अच्छी बात करते हैं, उनको अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं। अगर उनको किताबों में लिखना ही था तो उनको पॉलिटिक्स के, पार्लियामेंट की किताब में लिखते कि जो अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर ने सपना देखा था कि। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बात करते हैं बिहार के सन के आशिक की, जिसने एक ऐसे करतूत को अंजाम दिया जिससे पूरा देश सन्न हो गया। खबर बक्सर जिला से। खुशियों का माहौल था, घर पे बारात आई हुई थी, मंडप सजा हुआ था, दरवाजे पर स्वागत हुआ, हंसी ठिठोली हुई, लेकिन किसी को पता नहीं था कि जयमाल के स्टेज पर चढ़ते ही शहनाइयां मातम में बदल जाएंगी। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन के गले में वरमाला डाली, एक सनकी आशिक ने दुल्हन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये जो तस्वीर ठीक आप यहां पर देख रहे हैं, दुल्हन चुपचाप खड़ी है और सामने से एक व्यक्ति आता है, हाथ में पिस्टल लेकर
पॉइंट ब्लैंक रेंज से दुल्हन को शूट कर देता है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि लोगों को लगता है कि पटाखा फटा है। किसी को सोचने समझने का मौका तक नहीं मिलता और जब तक पता चलता है तब तक दुल्हन मंच पर ढेर हो जाती है और लाल जोड़ा सफेद में तब्दील हो जाता है और तब लोगों को समझ आता है कि दुल्हन का कत्ल कर दिया गया। पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो आरोपी व्यक्ति है उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।